नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। तो आज क्या सत्य डोला? हमने बजट की बात की। एक सत्य वो डोल रहा है जहां अडानी जी ने एक वीडियो रिलीज करके ये कहा कि जो 20,000 करोड़ का एफपीओ उन्होंने लॉन्च किया था। एफपीओ के माने होते हैं फॉलो ऑन पब्लिक इशू ऑफरिंग। मतलब जो ऑलरेडी निवेशक है उनको शेयर अलॉट करना। और एक होता है आईपीओ, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। एफपीओ था। तो 20,000 करोड़ का एफपीओ उन्होंने वापस लिया। और बात ये बता दी है, डिंगे घाक रहे हैं कि निवेशकों को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ये प्राइस शेयर जो ऑफर किया था वो 3,112 रुपए से लेके 3,227 रुपए के बीच में इस कीमत पे था। जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ करीब करीब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट के मत्थे मारना था। उनकी प्राइस तो उन्होंने 3,227 रुपए फिक्स कर दी थी। और बाकी जो लोग खरीदना चाहते थे उनके लिए मिनिमम 3,112 थी। लेकिन 5 दिनों में जब तक उनका शेयर इशू आया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ऐसा डंडा पड़ा कि शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिर गए। और शेयर उनके कंपनी का, जब अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर ही शेयर बाजार में 2,179 रुपए 80 रुपए पकड़िए पे मिल रहा है, तो कौन पागल 3,112 में शेयर खरीदेगा? और जिन्होंने, क्योंकि जब शेयर ओपन हुआ जिस दिन, 2-3 दिन के लिए ओपनिंग होता है, 31 तारीख को ये बंद हो जाना चाहिए था, क्लोजिंग था। तो 30 तारीख तक नहीं के बराबर लोगों ने शेयर में पैसे लगाए थे। जब अडानी सेठ को लगा कि यदि शेयर पूरा नहीं भरा, 20,000 करोड़ यदि नहीं आए तो बहुत किरकिरी होगी, तो आनन फानन में 31 तारीख को शाम तक खुशखबरी दी गई कि 20,000 करोड़ का एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ और थोड़ा और सब्सक्राइब्ड हुआ। हमारे देश में 10-10 गुना, 7 टाइम 10 टाइम्स शेयर इशू ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। जिसने 1,000 रुपए मांगे थे मार्केट से, लोगों ने 10,000 रुपए दिए हैं। यहाँ पे तो 1,000 रुपए मांगे तो 1,005 रुपए मिले। वो 5 रुपए में ही ओवर सब्सक्राइब करके बोल रहे थे। लेकिन फिर बाद में, क्योंकि उन्हीं के लोगों के पैसे लगवाए गए थे, उन सबको बचाने के लिए उन्होंने एक नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मैं शेयर इशू वापस लेता हूं, निवेशकों के पैसे वापस कर दूंगा। इन 20,000 रुपए में जिन लोगों ने पैसे लगाए उनके तो पैसे आप वापस कर दोगे, लेकिन आपके नैतिकता क्या एक ही फ्रेम में है? जिनके पैसे तो आप वापस करके उनको तो बचा लोगे, लेकिन उस निवेशकों का क्या करोगे जिन्होंने आपके कहने पे, आपके फर्जी बैलेंस शीट्स पे, आपके फर्जी वैल्यूएशन पे आप पे विश्वास रखा? और पिछले 5 दिन में 39% शेयर में गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेस के यदि खुद के शेयर है उसमें 38.2% की गिरावट आई और वैल्यूएशन 1,49,802 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन कम हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट उनके देखने को मिलती है अडानी टोटल गैस में। 51.1% की गिरावट आ गई। जिन्होंने वहां इन्वेस्ट किया होगा उसका तो इन्वेस्टमेंट आधा रह गया और 2,18,180 करोड़ का वैल्यूएशन में कमी आई कंपनी की। एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये बड़ी कंपनियां थी, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनियां थी, लेकिन अडानी जी के छत्र छाया में जाते से ही अंबुजा सीमेंट का 32.9 यानी 33% का शेयर में गिरावट है और 32,555 करोड़
का वैल्यूएशन में कमी है। एसीसी का भी हश्र वही हुआ, 21.1 मतलब 21% की गिरावट है और 9,235 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन में कमी है। और सबसे मजा तो एनडीटीवी की है, जो 4 महीने तक एक अच्छी कंपनी मानी जाती थी, 4 महीने में के पहले अब वो अडानी जी के ग्रुप के साथ जुड़ गई, मतलब अडानी ने उनको खरीद लिया। अब 17.4 वहां पे भी गिरावट आई है और 318 करोड़ रुपए का उन्होंने भी लॉस खाया, मतलब वैल्यूएशन की कमी है। अब इन शेयरों में जिन लोगों ने झटका खाया उनका क्या, उनके प्रति किसकी जवाबदेही है? क्या स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली सेबी की कोई अधिकार नहीं? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि वो इस गिरावट इसको देखे, ये कैसा गड़बड़ झाला हुआ? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी का जो मंत्रालय होता है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि ये देखे? एक किरीट सोमैया जिनकी कोई औकात नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, जिनको विधानसभा या लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया जाता, वो एक पर्चा थमा देते हैं ईडी के हाथ में और ईडी दूसरे दिन एक्शन लेती है। एक पत्रकार केरल से बलात्कार एक लड़की पे हुआ, इसका रिपोर्ट करने आता है, उसके ऊपर 10 केसेस ठोक के और ईडी भी उसके ऊपर पीछे लग जाती है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसको विश्व के सभी अखबारों ने माना है और कई जगह पे इंटरनेशनल एजेंसीज ने अब अडानी जी के बॉन्ड और शेयर को लेने से मना कर दिया है। नहीं तो कई जगह अडानी जी के शेयर और बॉन्ड लोग गिरवी रख के पैसा लेते थे, अब उनके हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अडानी के बॉन्ड और शेयर्स की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैसी हुई जैसे नोटबंदी के बाद 500 और 1,000 के नोट की। उनके प्रति किसका जवाबदेही है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही रिपोर्ट नहीं है। इस देश में कई ऐसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स थे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार थे, उस समय समय पे कई चीजें सामने लाते थे, अडानी ग्रुप में चल रहे गड़बड़ झाला कोई रेखांकित करते थे। लेकिन हमारे यहाँ की तमाम एजेंसीज की आंखों के ऊपर तो एक ही चश्मा लगा हुआ था कि सरकार के दामाद है, इनको क्या कहें। दामाद जी कहाँ गलत हो सकते हैं? दामाद जी जो कहेंगे तो सब कुछ है। और उसी के चलते अब जाके जब सब कुछ लूट लिया है, लूट गया है, कई लोग बर्बाद हो गए हैं, उसके बाद सेबी अब कहती है कि इंक्वायरी करेंगे। आरबीआई ने अब राष्ट्रीय अपकृत बैंकों को पूछा है, नेशनलाइज बैंक को पूछा है कि जरा भाई हिसाब दो, कितना कर्जा दिया है आपने अडानी जी को। जब धनाधन कर्जा दिलवाया जा रहा था तब आरबीआई क्या कर रही थी? अंधभक्त चुप है। बीच में एक तड़का लगाने का प्रयास जरूर किया कि देश के विकास को खलल डालने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश है, अडानी का विकास मानो देश का विकास हो गया। और सही आरोप लगाती विपक्षी की, या क्या अडानी अंबानी का विकास ही देश का विकास है? हम दो और हमारे दो यही चलेगा? 145 करोड़ में से 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज के भीख पे जिंदा है। आज भी कई बेरोजगार घूम रहे हैं, भी उनकी नौकरी लगती है तो एमबीए किए हुए लोग अप्लाई करते हैं, जहां 10वीं पास उम्मीदवार मांगा जाता है, वो दिखाई नहीं देता। अडानी पे हमले हो गए तो फिर देश के विकास पे हमला हुआ, देश के विकास में रोड़ा लगाया जाता है। लेकिन ना बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य आ रहा है, ना सरकार की तरफ से कुछ वक्तव्य आ रहा है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। संसद में हंगामा है, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में इस गड़बड़ झाले की इंक्वायरी करो। अडानी सेठ कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हिंडनबर्ग कहता है कि तुमने ही माखन खायो। विपक्ष कहता है कि सरकार ने माखन खिलायो। और इस देश की जनता पूछती है, माखन कितने हैं? कहाँ है माखन? मक्खन तो दिखता ही नहीं। हमने तो सिर्फ सुना है कि मक्खन भी होता है, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाने वाले सत्ता में बैठे हैं।
बैंकों से पैसा लेकर मक्खन खाने वाले उद्योगपति या तो भाग जाते हैं या सरकार के आश्रय से, सरकार की कृपा से चौड़े होकर सीना चोरी करके चोरी करते हैं। परेशान होती है तो जनता। लेकिन फिर मैं एक गुहार लगा रहा हूं आप सबको, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि अडानी सेठ बचे रहे, क्योंकि अडानी डूबेंगे तो इस देश की सारी बैंक्स डूबेगी, और जब देश की बैंक्स डूबेगी तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। डर लगता है, क्योंकि सरकार के पास अब बैंक को बचाने के लिए धन भी नहीं। जो सरकार कमाती है 27 लाख करोड़ रुपए, खर्चा करती है 45 लाख करोड़ रुपए, 211 लाख करोड़ रुपए के कर्जे के लिए हर साल 11 लाख करोड़ ब्याज अदायगी और इंस्टॉलमेंट में देने पड़ते हैं। जिस सरकार के पास डिफेंस में चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पे तनातनी चलते हुए भी अपने डिफेंस का, हथियारों का, दारूगोले का, परचेसिंग का बजट कम करना पड़ता हो, पोषण आहार का बजट कम करना पड़ता हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट कम करना पड़ता हो, मनरेगा का बजट कम करना पड़ता हो, क्या करें? जब कमाई नहीं तो कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए बैंक डूब जाएगी तो सरकार हथेली नहीं लगा पाएगी। इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करो, अडानी सेठ बचे रहे, इस देश की बैंक्स बची रहे, हम सब बचे रहे, हमारे बच्चों का भविष्य बचा रहे। इसलिए मैंने कहा कि जब अडानी सेठ का वीडियो देखा तो लगा सत्य ढूंढता है, इसलिए आज बोलना पड़ेगा। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नेशन। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।